तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेबी एक विशाल रैप्टर का सामना करते हुए उस जंगल के अंदर तक पहुंच गया था जहां फ्लाइंग ड्रेक्स का पूरा दबदबा था। लाइन भी अपने इस नन्हे दोस्त को बचाने के लिए उसी गुफा में पहुंच गया जहां उसे न केवल उस रैप्टर का शव मिला बल्कि ब्लू हार्ट का वह दुर्लभ पौधा भी मिल गया। लेकिन वहां मौजूद फ्लाइंग ड्रैगन्स उसे वह पौधा लेने नहीं दे रहे थे। उनके लगातार हो रहे भीषण हमलों से और अपने दोस्त बेबी की जान बचाने के लिए लिन को वह बहुमूल्य ब्लू हार्ट छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उसने वहां से वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन पर्वत श्रृंखला के बाहरी जंगल में कुछ लोगों पर एक भयानक दानवीय जीव ने हमला कर दिया। तभी लिन ने अपने वीरतापूर्ण अंदाज में एक खूबसूरत लड़की की जान बचाई। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लाइन को देखते हैं जो अपनी इस पर्वतीय यात्रा को काफी सफल मान रहा है। वह सोच रहा था कि उन्होंने अनगिनत जादुई जानवरों की कोरें हासिल कर ली हैं और जब उसके पिता इन कोरों को देखेंगे तो नहीं जानता कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह सुनकर मास्टर डिलोलोन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने लिन से पूछा कि क्या वह ये सारी कोरें अपने परिवार को देने वाला है। जवाब में लिन ने कहा कि ये उसके लिए बेहद जरूरी है। उसके पिता ने हमेशा उनके परिवार और ओशन टाउन का ख्याल रखा है, साथ ही उन पर उसके छोटे भाई वॉल्टन की ट्यूशन का भी खर्च है। लिन नहीं चाहता कि उसके पिता अकेले ही यह सारा बोझ उठाएं। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। यह सुनकर बेबी बोला, अरे तुम तो मुझे ही भूल गए। तुम्हें याद है ना, मुझे ढेर सारे लेग पीस खाने थे। 2-4 टुकड़ों में तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। उसकी ये बात सुनकर लिन हंसी रोक नहीं पाया और उसने बेबी को आश्वासन दिया कि उसे लेग पीस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा बचेगा कि वह उसका पेट भर सके। यह सुनकर बेबी ने राहत की सांस ली, जबकि मास्टर डेलोलोन उसकी नटखट हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि लिन ने जितने जादुई क्रिस्टल इकट्ठे किए हैं उनकी कीमत करीब 70 से 80 सोने के सिक्कों के आसपास होगी। उन्होंने कहा कि जब लिन के पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो वे खुशी से उछल पड़ेंगे। लेकिन तभी उन्हें सामने एक जबरदस्त विस्फोट होता हुआ नजर आया। लिन ने कहा कि यह तो जंगल का बाहरी इलाका है जहां आमतौर पर निम्न स्तर के जादुई जीव ही होते हैं, तो फिर इसे मारने के लिए इतनी तीव्र लड़ाई की क्या जरूरत। और दोस्तों, ये वही दृश्य था जब लिन उस लड़की को बचाने के लिए पहुंच गया था। सबसे पहले उस लड़की ने अपनी अर्थ लेंस तकनीक का उपयोग करके अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उस राक्षस को नहीं मार पाई। उल्टा उसने तो राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथी इतने डर गए थे कि कोई भी उसकी मदद करने सामने नहीं आया। ठीक उसी समय लिन ने सीधे जाकर उस दानव के सिर पर एक भयंकर वार किया और अपनी छोटी ब्लेड को उसके सिर के अंदर तक घुसा दिया, जिससे वह राक्षस तुरंत ढेर हो गया। फिर वह उस लड़की के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह राक्षस अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उसने एक बार फिर अपनी अग्निशक्ति को उगलते हुए दोनों पर हमला कर दिया। हालांकि लिन ने बड़ी फुर्ती के साथ उस लड़की को एक तरफ हटाया और फिर उस राक्षस पर सीधे अर्थ लेंस का प्रहार किया। उसकी अर्थ लेंसें इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने एक ही सेकंड में उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया और वे सभी समझ गए कि लिन कितना शक्तिशाली है। वहां मौजूद एक व्यक्ति को लिन पर ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि लिन ने अपनी वीरता से उस लड़की को प्रभावित कर दिया था। वह तुरंत लिन के पास आया और बोला, मेरा नाम केलन है और मैं डेफ परिवार का बड़ा बेटा हूँ। आपकी इस मदद के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लिन ने अपना नाम बताया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन केलन ने उससे कहा कि अगर वह वापस जा रहा है तो उन्हें भी अपने साथ ले चले। लिन ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया और न ही वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने उससे विनती की कि वह उन्हें साथ ले जाए। लिन ने पहले ही उसकी जान बचाई थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत बेकार जाए, इसलिए वह सभी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। केलन ये समझ नहीं पा रहा था कि इस अजनबी ने इस लड़की की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। रात में जब वे सभी आराम करने के लिए रुके तो लिन ने उनके समूह से अलग होकर एक कोने में सोने की कोशिश की। तभी वह लड़की एक कंबल लेकर उसके पास आई और उसके आने का एहसास होते ही लिन की नींद खुल गई। उसने अपनी ब्लेड भी तैयार कर ली थी, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वह लड़की तो बस उसे ठंड से बचाने आई थी, इसलिए उसने आराम किया। अगले दिन उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस सफर में लिन ने उस लड़की को अर्थ लेंस तकनीक की बारीकियां सिखाई ताकि वह अपनी ताकत को और मजबूत कर सके। उस लड़की ने उससे वादा किया कि वह इस तकनीक पर जरूर अभ्यास करेगी। लिन ने उसे बताया कि उसे सभी ने बताया है कि वह वेलिन मैजिकल अकादमी की टॉप जीनियस है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि वह अर्थ लेंस तकनीक पर जल्दी महारत हासिल कर लेगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर केलन को बहुत जलन हो रही थी, लेकिन चूंकि लिन ने उनकी जान बचाई थी इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस लड़की ने कहा, आप भी अकादमी के जीनियस लगते हैं, हमारी उम्र तो एक जैसी है, फिर भी आपने जादूगरी का 5वां स्तर पार कर लिया, जबकि मैं अभी 4थे स्तर पर ही अटकी हूँ। और आपने तो अपनी एक ही मुक्के से उस राक्षस को मार गिराया। इससे साबित होता है कि आपकी युद्ध क्षमता भी अद्भुत है। उनके साथ के 2 अन्य लोग भी कहने लगे कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काइलन ने उन्हें ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। तभी उन्हें सामने फूलों की एक बेहद खूबसूरत घाटी दिखाई दी। ये नजारा इतना अद्भुत था कि लिन का भी मूड तरोताजा हो गया। उसे इन फूलों का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने उस लड़की से पूछा। उस लड़की ने बताया कि ये फूल और
और उसका नाम एक ही है। इन्हें भी एलिस कहा जाता है और उसका नाम भी एलिस है। लिन हैरानी से बोला कि जब उसने जंगल में प्रवेश किया था तब उसे ये फूल नजर नहीं आए थे। इतना बड़ा फूलों का समंदर कैसे छूट गया? मास्टर दिलोलोन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब वे पर्वत श्रृंखला में आए थे तब ये फूल यहाँ थे, बस लेन ने उन पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही कोई लड़की उसके साथ आई वह तुरंत फूलों पर भी गौर करने लगा। अंततः एक लंबी यात्रा के बाद वे सभी शहर पहुंच गए। वहां केलन के दादा पहले से ही उनसे मिलने आए हुए थे। केलन ने उनके सामने सम्मान पूर्वक झुकते हुए पूछा कि दादाजी आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि वे केलन से नहीं बल्कि उस बहादुर लड़के से मिलने आए हैं जिसने उनकी मदद की और वे इनाम के तौर पर लिन को 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह रकम शायद बहुत बड़ी नहीं है लेकिन यह डेफ परिवार की तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद है। उसी दौरान भीड़ से किसी ने आवाज लगाई। यह कोई और नहीं बल्कि एलिस का शराबी पिता था जो कह रहा था कि डेफ परिवार वाकई बहुत उदार है और पैसे देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह सुनकर लिन को उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने इंसानियत की खातिर मदद की थी, किसी इनाम के लिए नहीं। इसलिए उसने बिना सिक्के लिए ही वहां से जाने का फैसला कर लिया। एलिस को यह बात बहुत बुरी लगी लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती उसके पिता ने डेफ परिवार की खुशामद करना शुरू कर दिया और कहा कि काश ऐसी ही अमीर परिवार में उसकी बेटी की शादी हो जाए। एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन केलन जो खुद एलिस को पसंद करता था और उसके पिता की लालची प्रकृति जानता था ने उसे एक सवारी देने की पेशकश की जिसे उसके पिता ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इधर लिन डेफ परिवार से काफी दूर निकल चुका था। तभी उसे उस सवारी के अंदर से एलिस के पिता की आवाज सुनाई दी जो एलिस को चेतावनी दे रहा था कि उसे लिन जैसे निम्न स्तर के व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह गरीब परिवार से है। यह सब सुनकर लिन को बहुत बुरा लगा और उसने मास्टर दिलोलोन से कहा कि जब वे पर्वत श्रृंखला में थे तब जंगल का कानून था जो ताकतवर होगा वही जीवित रहेगा, लेकिन उसका यह कानून बेकार लगा। हालांकि हमारी यह दुनिया भी उससे कम नहीं है। फेनलाइट शहर बाहर से जितना शांत और समृद्ध दिखता है उसकी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ भी ताकतवर लोगों ने अपना पदानुक्रम स्थापित किया है और वे गरीबों को कूड़े से भी कम आते हैं। यहाँ लोगों को उनके रुतबे के अनुसार ही आंका जाता है। अगर कोई गरीब है तो उसे कीड़े की तरह देखा जाता है भले ही वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, और अगर कोई बेवकूफ अमीर है तो उसे सिर पर बिठाया जाएगा। लेन को लगा कि उनकी दुनिया पर्वत श्रृंखला से भी हजारों गुना अधिक क्रूर है जहाँ अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा बना रहेगा। वह काफी उदास था और उसने सोचा कि अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो सबसे पीछे रह जाएगा। मास्टर डिलोलोन ने उससे पूछा कि क्या उसे प्रतिस्पर्धा से डर लगता है तो लिन ने जवाब दिया कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वह डरे। उसका बस एक ही लक्ष्य है, अपनी बारूच परिवार को फिर से जीवित करना। उसे इतना ताकतवर बनना होगा कि वह दुनिया में अपने परिवार का स्थान बना सके और चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं वह कभी पीछे नहीं हटेगा। यह सुनकर बेबी बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत उसके कंधे पर आकर प्यारी सी मुस्कान दिखाने लगा। तभी लिन ने देखा कि वे आर्स्ट अकादमी के सामने पहुंच गए हैं जहां उसकी नजर लियान और उसके बड़े भाई पर पड़ी। उसने लियान को आवाज लगाई और लियान उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसने पूछा कि उसकी पर्वतीय यात्रा कैसी रही तो लिन ने कहा कि उसकी यात्रा काफी शांतिपूर्ण रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना घायल हुए वापस आ पाएगा। लियान का भाई भी वहां आया और उसे बधाई देते हुए चला गया। लियान ने भी लिन को अलविदा कहा और अपने भाई के पीछे चली गई। अब दृश्य बदलता है और हम लिन को अपने दोस्तों के पास पहुंचते हुए देखते हैं। उसके सभी दोस्तों ने उसके सामने काफी तनावपूर्ण माहौल बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो लिन ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी हो। डॉसन ने गंभीर स्वर में उसे बताया कि पीरू गैलरी से उसके लिए एक पत्र आया है। लिन थोड़ा घबराया और जल्दी से उस पत्र को पढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कुछ देर के लिए लिन को डरा दिया था। फिर उन सभी ने बहुत उत्साहित होकर लिन को बताया कि पैरा गैलरी के प्रदर्शनी हॉल में उसे एक स्थान मिला है। उसने अपनी नकाशी से गैलरी के प्रमुख को भी चौंका दिया है। इसके अलावा उन चारों में से कोई भी अंतिम परीक्षा में फेल नहीं हुआ था, इसीलिए वे सभी बहुत खुश थे। अब उनकी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और इस बार लिन को अकादमी में रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने इतना पैसा कमा लिया था कि वह अपने पिता को गर्व महसूस करा सके। रात के समय लिन फेनलाइट पहुंचा और तभी उसके सामने फूलों की पंखुड़ियां बिखर गईं और उसे एलिस की आवाज सुनाई दी, जिसने पूछा कि वह इतनी रात गए वहां क्या कर रहा है। लिन ने बताया कि पैरक्स गैलरी में उसका कुछ काम था, वह अपनी पत्थर की नकाशी वहां पहुंचाकर वापस जा रहा है। एलिस हैरान थी कि लिन पत्थर पर नकाशी भी कर सकता है। उसने कहा कि उसके पास कितनी छिपी प्रतिभाएं हैं। लिन ने कहा कि वह कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत नकाशी आती है। उसे अब जाना था क्योंकि उसे छुट्टियों में अपने परिवार के पास लौटना था। यह सुनकर एलिस थोड़ी परेशान हुई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या वह वापस आएगा तो लिन ने सहमति जताई और जल्दी से वहां से निकल गया क्योंकि वह एलिस के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था, खासकर उसके पिता की बातें सुनने के बाद। एलिस की निगाहें लिन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं और तभी उसे अपने शराबी पिता की आवाज सुनाई दी जो उसे घर बुला रहा था। एलिस ने मन ही मन कहा कि लिन के साथ वह कितनी सुरक्षित महसूस करती है। अब दृश्य बदलता है और हमें ओशन टाउन दिखाया जाता है जहां बरूच परिवार रहता था। हम लिन के पिता मास्टर बरूच को भी देखते हैं जो अपने कुछ लेखा जोखा में व्यस्त थे। तभी मास्टर हिलमन वहां पहुंचे और बहुत उत्साहित होकर उन्हें बताया
बताया कि उनका बेटा वापस आ गया है। लिन ने तुरंत जाकर अपने पिता के सामने सिर झुकाया। लिन के पिता को कुछ देर तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लिन काफी लंबे समय बाद घर लौटा था। फिर वे सीधे लिन के पास आए और बोले, देखो तो तुम मेरे जैसे ही लंबे हो गए हो, अब हम दोनों के कद में कोई फर्क नहीं रहा। तभी लिन ने बहुत उत्साहित होकर अपने पिता को सारे जादुई क्रिस्टल दिखाए। इन क्रिस्टल को देखकर मास्टर बारूच सदमे में आ गए और बोले कि ये तो उच्च स्तर के दानवीय जानवरों के क्रिस्टल हैं। लिन ने कहा कि बिल्कुल, इन्हें बेचने के बाद उनके पास 70 से 80 हजार सोने के सिक्के आराम से आएंगे। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता खुश हो जाएंगे, लेकिन वे तो और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने लिन के हाथों को जांचते हुए कहा कि वह जरूर पर्वत श्रृंखला में गया होगा, क्योंकि वहीं ऐसे उच्च स्तर के जानवर पाए जाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं आई, हालांकि उन्हें उसके हाथों पर कोई घाव नहीं दिखा। लिन ने कहा कि वह पूरी तरह ठीक है, लेकिन मास्टर बारूच का दिल मानने को राजी नहीं था। उन्होंने लिन को तुरंत अपनी कमीज उतारने का आदेश दिया। लिन पहले तो अपनी कमीज उतारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी चोटों को देखकर उसके पिता बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब उसके पिता ने कड़ा आदेश दिया तो उसे मानना पड़ा। उसकी पीठ और हाथों पर इतने घाव थे कि उन्हें देखते ही मास्टर बारूच की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले कि उसने कई मुश्किलें झेली हैं और उन्हें अपनी नाकामी पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वे ड्रैगन ब्लड लाइन को सक्रिय कर पाते तो शायद लिन को इतनी कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ती। वे समझ गए कि लिन बारूच परिवार को उसके पुराने मुकाम पर ले जाना चाहता है। उन्होंने लिन को आराम करने जाने को कहा। रात के खाने की मेज पर भी वे बस लिन को ही घूरते रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना मासूम बच्चा खो दिया है। अब उनके सामने एक योद्धा था। अगले दृश्य में मास्टर बारूक अपनी पत्नी के चित्र को देखकर और भी अधिक भावुक हो जाते हैं और तभी मास्टर हिलमन वहां पहुंचते हैं। वे पूछते हैं, आप 13 सालों से इस मामले की जांच कर रहे हैं और आपको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या आपको वाकई लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे? तब मास्टर बारूच उन्हें पुरानी बातें बताते हैं। वह रात मुझे आज भी याद है। वॉल्टन का हाल ही में जन्म हुआ था और हम दोनों को लगा कि हमारा परिवार अपूरा हो गया है, लेकिन हम उन खुशियों के पलों का आनंद ले पाते इससे पहले ही हम पर हमला हो गया। काले वस्त्र पहने हुए उन हथियारों ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। मैंने वॉल्टन को रोने से रोकने के लिए कहा, लेकिन उसी समय एक व्यक्ति ने लीना के अंदर अपनी तलवार पियर्स कर दी और उसे खिड़की से नीचे धकेल दिया। मैं लीना तक नहीं पहुंच पाया। इससे पहले एक हत्यारे ने मुझ पर हमला कर दिया। तब तक लीना और वॉल्टन दोनों समंदर में गिर चुके थे। जब मैंने उन्हें खोजने की कोशिश की तो मुझे केवल वॉल्टन मिला। ये बातें बताने के बाद वे और भी भावुक हो गए। तभी मास्टर हिलमन उन्हें समझाते हैं कि वह घटना बहुत दर्दनाक थी, लेकिन अब उन्हें अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। उनके दोनों बेटों ने कड़ी मेहनत की है और वे दोनों चाहते हैं कि उनके पिता खुश रहें। बच्चे ही बारूच परिवार का भविष्य है, लेकिन मास्टर बारूच किसी की नहीं सुनते। उनके दिल के घाव अभी भी ताजा हैं। भले ही इस घटना को काफी समय बीत गया हो, लेकिन उनके लिए ये यादें कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें उन हथियारों के बारे में पता नहीं चल जाता। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। अपना ख्याल रखें।